नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को कर रहा हूँ जो 99% मतलब यहाँ से क्वेश्चन दरोगा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है कि जो हमारे व्यक्तित्व रहे हैं ना, प्रमुख व्यक्ति जिनका योगदान रहा है हमारे समाज में, हमारे देश के राष्ट्रीय योगदान में, सब चीज में जो रहा है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है राजा राम मोहन राय। देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से वो मेधावी छात्र रहे। इन्होंने विभिन्न भारतीयों और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। इनको भारतीय भाषा तो आती थी ही, विदेशी भाषा का इनका बहुत ज्यादा ज्ञान था। इन भाषाओं को मुख्यतः अरबी में, फारसी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, ग्रीक, लैटिन और जर्मन, हिब्रू भाषाएं आती थी इनको। कौन कौन से भाषा? अरबी भाषा, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, हिब्रू भाषाएं थी। इन भाषाओं को इन भाषाओं के माध्यम से इन्होंने विभिन्न समुदाय और समाज की संस्कृति का अध्ययन किया, जिससे वे विश्व के अनेक सांस्कृतिक, विशेषकर यूरोप की संस्कृति का आधुनिक ज्ञान के संपर्क में आए। तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग अपनाकर एक तरफ उन्होंने अपने धर्म और समाज में व्यक्त बुराइयों को खोजा, और दूसरी तरफ विश्व में अनेक धर्मों जैसे आधुनिक पक्षपात का जो भी ज्ञान थे, उनको विचारों को उन्होंने महत्व को भी समझा। इसे पूर्व की भारत का प्रारंभगत दार्शनिक पद्धति हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों में भी श्रद्धा थी। इन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिमी सभ्यता को भी साधन माना। ठीक है, ताकि भारतीय उपयुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव का गरिमा और सामाजिक एकता को स्वीकार करे। तो समझ रहे हो इसका? राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहुत सारे भाषा की ज्ञान थी, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात इनको बहुत सारे भाषा की ज्ञान थी। दूसरी बात कि जो हमारे समाज में बहुत सारे बुराइयां हो रही थी, ये बुराइयां को इन्होंने अध्ययन किया, आइडेंटिफाई किया, फिल्टर किया, और उसके बाद जो हमारे वेस्टर्न कल्चर का जो समाज था, वहाँ का जो कल्चर था, उनको भी इन्होंने अच्छे से समझा और तुलना किया कि कौन सा समाज बेहतर है। फिर बाद में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने बोला अंग्रेजी शिक्षा बेटर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब राजा राम मोहन राय जी हमारे समाज के अध्ययन कर रहे थे, तो पता ही होगा कि उस समय अंग्रेज जो थे ना, वो हमारे देश में राज कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले की बात है, ये उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेज चरम सीमा पे राज कर रहे थे। मतलब हम पूरी आजादी उनके अपने शोषण जो भी हो सब अंग्रेज कर रहे थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था संवाद कौमुदी पत्रिका। ये बंगाली में प्रकाशन किए थे। कब किए थे? 1821 में। बुक का नाम क्या था? संवाद कौमुदी पत्रिका। फिर बुक का नाम था मिरायतुल अखबार। ये फारसी भाषा में 1822 में प्रकाशन किया। देखो, एक बुक था जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में था, और एक था मिरायतुल अखबार जो फारसी भाषा में था। ठीक है, फारसी भाषा में प्रकाशन किया। द्वारक नाथ टैगोर के साथ मिलकर 1822 में इन्होंने बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका का 4 भाषाओं में, बंगाली में, हिंदी में, फारसी में और अंग्रेजी में प्रकाशन किया। तो देखो, इनके पास 3 तरह का बुक थे। एक तो संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में था, 1821 में प्रकाशन हुआ। एक था मिरायतुल अखबार, वो फारसी भाषा में था, 1822 में किया। फिर एक द्वारिका नाथ टैगोर के साथ, पूछ देगा किनके साथ इन्होंने बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखना है, एक साप्ताहिक पत्रिका था, वो भी 4 भाषा में, बंगाली में, हिंदी में, फारसी में और अंग्रेजी में इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, इन्होंने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पे बल दिया। तुलनात्मक का मतलब होता है तुलना करना कि कौन सा धर्म बहुत अच्छा है, कहाँ पे बुराइयां कम, अच्छाइयां ज्यादा है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे बुराइयां थी, आगे आप पढ़ोगे कि किस किस बुराइयां पे इन्होंने काम किया।
क्योंकि देखो जब हमारे देश में अंग्रेज आ चुके थे तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज ने ही बुराइयां लाया, नहीं। हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा उनको मतलब अलग बोला जाता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर एज कंपेयर टू बुराइयां कम थी और अच्छाइयां ज्यादा थी। जैसे उन्होंने जब भी हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने इंग्लिश को ज्यादा प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने फारसी भाषा जो उन लोगों ने फारसी बहुत सारे भाषा थे उनको प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे उन्होंने किया। तो इही में बल दिया। फिर देखो सबसे बड़ी बात है बल दिया, और एक ईश्वरवाद की विशेषताओं से प्रेरित होकर तो हल तो फत उल मुहतीन मतलब एक ईश्वरवादी को उपहार एक नामक निबंध लिखा। देखो एक ईश्वरवादी का मतलब होता है एक ही गॉड, दो चार नहीं, एक ही गॉड। इन्होंने एक ही गॉड के बारे में ज्यादा जोर दिया। और इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, एक ईश्वरवादी का उपहार नामक एक निबंध लिखा जिसका नाम था तोहफत तोहफत उल मुहा मुहादिन, एकेश्वरवादियों के उपहार नामक एक निबंध लिखा। राजा राम मोहन राय ने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में भी नौकरी शुरू की। 1803 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व विभाग में नौकरी की। आपको हो गया 1803 में, क्योंकि 1600 में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और भारत में तो एंट्री कर ही लिए थे ये। तो सोच रहे हो 1803 में, तो सोच रहे हो 1803 में, तो इस समय तक देखोगे ना तो 1757 का युद्ध, 1764 का युद्ध, फिर 1857 का युद्ध, बहुत 1857 तो बाद में हुआ है। ये सब युद्ध के बाद हमारा देश में मानो ना तो अंग्रेज चरम सीमा पे थे उस समय। ये राजा राम मोहन राय की बातें हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी शुरू की और 1809 में राजस्व अधिकारी जॉन डिग्बी के सहायक बने। जॉन डिग्बी एक अंग्रेज अधिकारी होगा, उनकी जो होता है ना सहायक बने। और सन 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। पूछा जाता है कि देखो सबसे पहले तो देखो डेट याद रखना, 1821 में इन्होंने क्या किया, संवाद कौमुदी के एक अखबार निकाला, जो बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी अखबार नहीं था, पत्रिका था, पत्रिका, पत्रिका था, ठीक है। पत्रिका कौन सी भाषा में था, बंगाली भाषा में। फिर 1822 में इन्होंने कौन सा बुक निकाला, जिसका नाम था मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में था। ये अखबार था, अखबार था, अखबार। देखो 1821 में क्या था, पत्रिका था। 1822 में अखबार था जो फारसी, ये बंगाली में था, बंगाली में था, ठीक है। और ये फारसी में था, फारसी में था। फिर इन्होंने ही 1822 में, 1822 में किसके साथ, द्वारकानाथ टैगोर के साथ, द्वारकानाथ टैगोर के साथ, द्वारकानाथ टैगोर के साथ बंगदूत, 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 बंगदूत नामक एक क्या किया, बंगदूत नामक एक साप्ताहिक अखबार निकाला, साप्ताहिक अखबार। ये साप्ताहिक अखबार था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साप्ताहिक अखबार था, चार भाषाओं में, बंगाली में, हिंदी में, फारसी में और अंग्रेजी में प्रकाशन किया। इन्होंने धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन पर भी बल दिया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये एकेश्वरवादियों के रूप में मतलब जाने जाते थे। एकेश्वरवादी का मतलब होता है एक एक मतलब ना एक गॉड होना, एक गॉड, मतलब पूजा पाठ पे उतना विश्वास ध्यान नहीं देते थे। फिर इन्होंने ही राजा राम मोहन राय ने ही एकेश्वरवादी का लिखा था। फिर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने राजस्व विभाग में नौकरी शुरू किया और 1809 में राजस्व अधिकारी जॉन डिग्बी के सहायक बने। और 1815 में, देखो 1815 में, 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। फिर 1822 में अद्वैतवादी संस्था के तहत में एक अंग्रेजी हाई स्कूल शुरू किया। फिर इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने प्रभावी जनमत तैयार पर आंदोलन चलाया। इनके फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बैटिंग,
ने 1829 में क्रू प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और सन 1830 में राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय, उस समय अकबर द्वितीय मुगल काल चल रहा था ना उस समय, नहीं मुगल काल चले या ना चले, लेकिन मुगल काल के जो अकबर नहीं, अकबर द्वितीय के दूत अकबर के द्वितीय के दूत में इंग्लैंड की यात्रा किया उसी समय। समझ रहे हो ना? तो इतना फैक्ट आपको हर हाल में राजा राम मोहन जी के बारे में याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? क्या क्या समझ में आया? सबसे पहली बात, 1821 में इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? तो संवाद कुमुदी। कौन सी भाषा में था? कौन सी भाषा में था? ये था बंगाली भाषा में। फिर 1822 में इन्होंने अखबार निकाला जिसका नाम था मीरातुल अखबार, 1822 में। फिर 1822 में इन्होंने बंगदूत एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला जो 4 भाषाओं में थी। बंगाली में था, हिंदी में था, फारसी में था, अंग्रेजी में था। ठीक है, और उन्होंने धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पे इन्होंने बल दिया। फिर इनको एक ईश्वरवादी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक एक ईश्वर होना चाहिए। फिर इन्होंने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी किया। फिर 1809 में अधिकारी जो जॉन डिग्बी के सहायक बने। फिर 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। फिर 1822 में इन्होंने क्या किया? अद्वैतवादी संस्था में एक अंग्रेजी हाई स्कूल शुरू किया। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, ब्रह्म समाज। और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने जनमत संग्रह चलाया। किसके हेल्प से? लॉर्ड विलियम बैटिंग के हेल्प से। क्योंकि लॉर्ड विलियम बैटिंग आपको पता है ना कि भारत का प्रथम कौन थे? गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 1829 में इन्होंने 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि क्रू प्रथा जो है ना, ये बहुत क्रू प्रथा है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और 1830 में राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के रूप में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। और यात्रा की सफलता पर मुगल बादशाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। तो पूछ देता है कि राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, सम्मानित किया। और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, देखो पूछ देता है कि कौन सा ऐसे थे जिनका ब्रिस्टल में मृत्यु हुआ था? तो 1833 में इनका देहांत हो गया। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात जानते हो कब की चल रही है? ये 19वीं सदी की बात चल रही है, 19वीं सदी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कौन थे? शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। शॉर्ट में समझ लेते हैं, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनके पास बहुत सारे ज्ञान थे, अरबी भाषा, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारे भाषा के मतलब बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म को तर्क और मानवता को साथ जोड़ा। फिर अंधविश्वास, जो भी अंधविश्वास थे ना हमारे समाज में, कुरीतियों को, जो समाज को कमजोर बनाती है, उस पे इन्होंने काफी अध्ययन किया। फिर पश्चिमी विज्ञान, भारतीय दर्शन पे ज्यादा इन्होंने जोर दिया। इन्होंने सती प्रथा को विरोध किया। सती प्रथा किसके साथ? लॉर्ड विलियम बैटिंग के साथ। और 1929 में, सॉरी 1829 में सती प्रथा पे पूरी तरीका से बैन कर दिया। कौन? लॉर्ड विलियम बैटिंग। बोला कि नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बोला ये गैर कानूनन है। तो सती प्रथा किसके प्रयास से समाप्त हुआ था? तो राजा राम मोहन राय से भी पूछ देता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके मदद से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इनका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवादी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का मतलब होता है ना, जो हमारे समाज में भी मूर्ति पूजा होती है ना, उसको विरोध करते थे। जाति भेदभाव का विरोध करते थे कि जाति कुछ नहीं है। फिर स्त्री अधिकार जो भी होती है ना, वो इनका मानते थे कि है। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। इन्होंने शिक्षा पर भी काफी अच्छा काम किया था। अंग्रेजी शिक्षा को आपको पता है समर्थन किया। वैज्ञानिक सोच के थे।
इन्होंने 1822 में देखो एक कौन सा स्कूल, अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना किया था। इनका तीन पत्रिका याद रखना है। संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में। फिर मीरातुल मीरातुल अखबार कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में था। इसीलिए इनको पता है आधुनिक पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, पूछ देगा कि भारत आधुनिक पत्रिका का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। फिर इन्होंने तुलनात्मक धर्म अध्ययन अध्ययन किए, जैसे तोहवत, मूल उदीन, ये किए। इन्होंने पता है लास्ट में मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था, क्योंकि इनकी यात्रा जब जब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था ना, तो उनके दूत के रूप में अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था, कहाँ, इंग्लैंड। और यात्रा सफल रहा। तो इसी सफलता के उपलक्ष्य में इन्होंने राजा की उपाधि दिया था। फिर इन्होंने इंग्लैंड के जो ब्रिस्टल थे ना, ब्रिस्टल में इनको सितंबर 1833 में इनका देहांत हो गया। तो राजा राम मोहन राय को भी भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय कंप्लीट। अब चलते हैं सर सैयद अहमद खां। देखो सर सैयद अहमद खां को क्यों पढ़ते हैं हम लोग, सर सैयद अहमद खां इसलिए पढ़ते हैं कि जब आपको याद होगा कि क्या बोलते हो, जब हमारा 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 1828 को जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था ना, तो ये इसमें शामिल नहीं थे। पहला ऐसा मुसलमान थे जो ये शामिल नहीं थे। देखो, लेकिन इनका काम क्या है ये पढ़ना है। देखो सर सैयद अहमद का जन्म दिल्ली के एक कुलीन परिवार में हुआ था। कुलीन मतलब कुली परिवार में। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में प्रवेश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में प्रवेश किया। योग्यतम शिक्षकों के द्वारा इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों को पूर्ण उद्धार और भलाई के लिए पहले अपने धर्म और समाज का अध्ययन किया। क्योंकि अपना धर्म और समाज के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, तो फिर आप दूसरों को कैसे ज्ञान दोगे। फिर इन्होंने इस्लाम के प्रति सुधरवादी रवैया अपनाया, और वे आधुनिक वैज्ञानिक के विचार से पूर्णरूहित प्रभावित थे, जिस कारण जीवन यापन में इस्लाम उदारवादी विचारधारा और आधुनिकता के समन्वय कराने में प्रयत्नशील रहे। इन्होंने धार्मिक कट्टरता, मानसिक सक्रियता और अलगवाद का भी विरोध किया। जिसने देखते हो अभी भी धार्मिक कट्टरवादी चलती है, इनका विरोध किया। फिर मानसिक सक्रियता पे इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मुसलमानों को सहनशीलता और उदार होने पे कहा। सर सैयद अहमद खां 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया था इन्होंने, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्होंने मुसलमानों के उद्धार और सुधार के लिए 1870 में एक तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का गठन किया, और सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किया। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम्म, समझ में आ गया ये। तो बस इनका इतना ही था, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, बस ये याद रखना है कि इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, ठीक है, कुलीन परिवार में हुआ था। इनकी योग्यता बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्होंने पश्चिमी प्रभाव को ज्यादा फोकस किया। और इन्होंने मुसलमानों को पूर्ण उद्धार और भलाई के बारे में सबसे पहले इन्होंने अपना धर्म और समाज के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने क्या किया, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। तो पूछ सकता है कि 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने। फिर इन्होंने ही 1870 में पत्रिका था अहजीब तहजीब उल अखलाक, तहजीब तहजीब उल अखलाक का प्रारंभ किया। फिर सैयद ने ही 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशनल
कॉन्फ्रेंस की गठन किया। और सैयद अहमद ने अलीगढ़ में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की स्कूल की स्थापना की। तो बस इतना आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। आते हैं अगला, ईश्वर चंद विद्यासागर। देखो, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में ईश्वर चंद विद्यासागर ने शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार और महिलाओं के स्थिति में सुधार हेतु सराहनीय योगदान दिया। अगर मैं बात करूं कब की बात हो रही है, तो ये 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। और एक शताब्दी में कितने 100 साल होती है। तो आज से लगभग, अभी क्या क्या चल रहा है, 21वीं सदी, फिर 20वीं, मतलब 200 साल पहले की बात है ये कहानी। कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक समाज सुधार में ईश्वर चंद विद्यासागर ने शैक्षिक सुधार और सामाजिक सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सराहनीय योगदान दिया। इनका मत था कि बालिकाओं की शिक्षा से ही समाज की फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियां दूर किया जा सकता है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। जो ब्रह्म समाज थी ना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। कब किया था? एक तो था 1815 में हुआ था, लेकिन 15 वाला नहीं, 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, किसने? राजा राम मोहन राय ने इनके सदस्य थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ साथ इन्होंने विधवा विवाह और विधवाओं की दशा सुधारने का भी इन्होंने कार्य किया। इसके कथक प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। तो पूछ देता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में। किसकी मदद से? तो ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से पारित किया। और बाल जीवन में मेधावी छात्र होने के नाते इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बंगाल में इन्होंने स्त्री शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु लगभग 35 स्कूल की स्थापना किया। और 1856 में सरकार द्वारा हिंदू फीमेल स्कूल, जिन्होंने बाद में बेथुन स्कूल कहा गया, क्या कहा गया? बेथुन स्कूल कहा गया, का कार्यभार संभालने के बाद ईश्वर चंद विद्यासागर को बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया। तो बस विद्यासागर के बारे में आपको यही याद रखना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू हुआ था, तो 1856 में। 1856 में इन्होंने क्या किया? तो एक 35 स्कूल की स्थापना किया था। कहाँ? बंगाल में। इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल, बाद में बेथुल स्कूल कहा गया, और इनके बाद में सेक्रेटरी बन गए। अगला है राजा दयानंद सरस्वती। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ये ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती के जन्म कब हुआ? तो 1824 में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद इन्हें दयानंद सरस्वती के नाम दिया गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना की थी। पूछ देता है सत्यार्थ प्रकाश किसका था? तो दयानंद सरस्वती के था। उनकी अन्य पुस्तक पाखंड खंडन वेद भास भूमिका रही। ऋग्वेद भास, फिर अदंत मंत्र का खंडन, पंच प्रज्ञान विधि, भलचार्य का मत खंडन इत्यादि। फिर उन्होंने 1861 में मथुरा के स्वामी बिरजानंद के वेदों का ग्रहण किया। इन्होंने वेदों की ओर लौटे का नारा दिया। इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। समझ रहे हो ना? सबसे बड़ी बात है कि इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। इनका बचपन के नाम क्या था? मूल शंकर था। ये एक स्वामी जो थे ना, दयानंद सरस्वती दिया गया। स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक नामक पुस्तक की रचना किए थे। और भी पुस्तक थे, जैसे पाखंड खंडन, वेद भास भूमिका, ऋग्वेद भास, अदंत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, बल्लाचार्य मत खंडन इत्यादि। 1861 में इन्होंने मथुरा के
स्वामी बिरजानंद से वेदों की ओर ग्रहण किया, और इन्होंने ही नारा दिया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इन्होंने ही 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया, जिनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन प्राचीन वैदिक धर्मों के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसकी मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1833 को हो गई। समझा? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर पूछ दे इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इसका मृत्यु अजमेर में 30 अक्टूबर 1833 को हो गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो दयानंद सरस्वती का पढ़ लिया हम लोगों ने कि इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक लिखा। इन्होंने और भी पुस्तक लिखे थे, जैसे पाखंड खंडन, वेद भास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, फिर अदमंत का खंडन, ये सब बुक थी उनकी। फिर उन्होंने 1861 में मथुरा के जो स्वामी थे ना बिरजानंद से वेदों की ओर वेदों की गहन शिक्षा लिया, और इन्होंने ही नारा दिया कि आप वेदों की ओर लौटो। फिर 1875 में बंबई में, कहाँ पे? बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्मों के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तथा हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और इसकी मृत्यु मृत्यु ये क्या बोलते हो, अजमेर में 30 अक्टूबर 1833 को हुई हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला है ज्योतिबा राव फुले। देखो, 19वीं 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवकों में ज्योतिबा फुले का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। छूत नारी, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों हेतु ज्योतिबा का उल्लेखनीय कार्य है। व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के कारण इन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये दलित समाज से आते थे। विद्यालय छोड़ने के बाद उनके घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा पूरी की। पड़ोसी एवं जानकार विद्वानों की सहायता से उन्होंने अरबी और फारसी ग्रंथ का अध्ययन किया, जिसके कारण उनके भीतर भारतीय समाज का व्याप जो विसंगतियों के प्रति सुधारवादी का भावना आई, जिसके कारण इन्होंने समाज के जो भी कमजोर वर्ग थे, खास करके स्त्री और दलित की दशा सुधारने का प्रयास किया। इसी दशा में 1773 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और जगह जगह पे दलित और लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूल खोले। किसानों को हित में रक्षा आंदोलन चलाया, जिसकी प्रसिद्ध रचना थी गुलामगिरी। पूछता है कि गुलामगिरी किसकी रचना थी, तो ज्योतिबा फूले की। इस पुस्तक से उन्होंने दलित और अस्पृश्य के तरीकों के ब्राह्मण वर्ग के झूठ और परिचित कराया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ज्योतिबा राव फूले का के हम लोगों ने पढ़ लिया। ये कब की बातें हैं? 19वीं सदी की बात है। और ज्योतिबा राव फुले की बात करते हैं तो 1827 से 90। तो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज का संगठन का स्थापना किया था। किस लिए किया था? कि जगह जगह पे जो भी दलित समाज के लोग हैं, खास करके लड़कियां, उनको शिक्षा दिया जाए। समझ में आया? और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिनका नाम था गुलामगिरी। इस पुस्तक को उद्देश्य दलितों और अस्पृश्यों के तारीखों से ब्राह्मण को उच्च और झूठे दब से परिचित कराना था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं गोविंद रनाल्डे। देखो, भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद के रूप में प्रसिद्ध रनाल्डे ने सुधारों का चमुखी विस्तार किया।
इनका मानना था कि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। वे समाज सुधारक के प्रवर्तिक रचनात्मक सुधारों के सर्वप्रथम मानते थे। इनके जीवन पर प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन्होंने बाल बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पूर्ण विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। फिर इन्होंने मराठा शक्ति का उदय, राइस ऑफ मराठा पावर की प्रसिद्ध रचना है, जो जस्टिस रनाल्डे गोपाल कृष्ण गोखले मेंटर थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर? क्या है? भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाज सुधारक, विद्वान, न्यायविद के रूप में प्रसिद्ध रोनाल्डे ने सुधारों और चंद्रमुखी विस्तार किया। इनका मानना था कि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति एक दूसरे से आश्रित है। वे सामाजिक सुधार के प्रवृत्ति के रचनात्मक सुधारों को सर्वप्रथम मानते थे। इनके जीवन पर प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज व्यापक प्रभाव पड़ा। इन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा पुण्य विवाह का समर्थन किया। मराठा शक्ति का उदय, राइस ऑफ मराठा पावर उनकी रचना थी। जस्टिस रनाल्डे गोपाल कृष्ण गोखले मेंटर थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिए महादेव गोविंद रनाल्डे के बारे में। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद। देखो, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो भी पूछ देता है, पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से विद्यालय के स्नातक थे। वो आध्यात्मिक जिज्ञासा राम कृष्ण के संपर्क में आए और प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के समिति में विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और इस मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। इन्होंने हिंदुओं के कर्मकांड, जाति भेदभाव की दर्शना की और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया। वे मानवतावाद के प्रबल प्रवक्ता समर्थक थे। वे विश्व बंधुता का उपदेश दिया और भारतीयों में आत्मविश्वास और सम्मान का भाव पैदा करने में राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की ओर प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद का स्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था, तो 1897 में, 1897 में। और ये इनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और भी देखो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और भी है कि ये स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो पहली बार इन्होंने भाषण दिया था। बहुत सारे बातें हैं जो आपको आगे जब एमसीक्यू करोगे ना वहां पे मिल जाएगा, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज पूछ देता है ना। आगे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फेमस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो इनके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को। कब? ये डेट याद रखना है, 23 जनवरी 1897 को वर्तमान उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस पेशे से एक वकील थे। उन्होंने 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया और स्नातक पूरा करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। सोचो उस समय मायने रखता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना। सुभाष चंद्र बोस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक है, समझ में आया?
देखो इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे आपने मैंने बोला ना कि बहुत सारे फैक्ट इनके बारे में और है। देखो पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी। सबसे पहला, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, मतलब वास्तविक नाम। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को, 1863 को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है। शिक्षा इन्होंने कलकत्ता से लिए थे। और इनका गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। इनका भी वही कंसेप्ट था जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे ना, वेदांत दर्शन, मानव सेवा, जो ईश्वर सेवा बोल सकते हो। इन्होंने आत्मविश्वास और राष्ट्र गौरव से ज्यादा फेमस हुए। इन्हीं का स्टेटमेंट था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। फिर इन्होंने 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मतलब राम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। उनका उद्देश्य क्या था? इसकी उद्देश्य क्या था? समाज सेवा करना, शिक्षा, गरीबी और पीड़ितों की सेवा करना, मतलब सेवा ही साधना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कट्टरता का भी इन्होंने विरोध किया था, कि जो भी जात में भेदभाव होती है ना उसको। फिर इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन, मैंने बोला ना, कब किए थे ये? 1893 में। पता है इन्होंने विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया था उस समय। इन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया था, शिकागो धर्म सम्मेलन। पूछ देता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है। वर्तमान उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस पेशे से एक वकील थे। वर्ष 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने स्टॉकिस चर्च कॉलेज में अपना स्नातक पूरा किया। स्नातक पूरा करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 1920 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया। ये भी पूछ देता है कि कब किया था? तो 1920 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा का उन्नत किया। और देश के राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए 1921 में नौकरी छोड़ दी। सोच लो भाई, उस समय इतना कठिन होता था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिविल, देखो सिविल सेवा का पास जान तो पिताजी के कहने पे किया था। इनके पिताजी बोले थे कि इतना पढ़ लिख के क्या फायदा जब तुम एक एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हो। तो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएस, उस समय इसका नाम क्या था? इंडियन सर्विस था, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस नहीं था, दूसरा नाम था। मतलब अंग्रेज लोग क्या करते थे? मतलब एग्जाम लेते थे। उस समय देश के काफी स्थिति खराब थी। तो देखते हुए 1921 में नौकरी छोड़ दिया और भारत की स्वतंत्रता कराने के लिए अग्रसर हो गए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बोस के सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन में। और अगले वर्ष त्रिपुरी के कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में पट्टामी सीतारामैया को हरा दिया। लेकिन पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो कांग्रेस कार्यकारिणी पर गठन पर गांधी जी के मतभेद के कारण कोर जो कांग्रेस के नेतृत्व से अलग हो गए। मतलब परमानेंटली वहां से फिर कांग्रेस के से में कभी गए नहीं, ये अपना अपना शुरू कर दिए। क्योंकि देखो गांधी जी और थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस में उतना नहीं बनता था। फिर उन्होंने 29 अप्रैल 1939 उनचालीस को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस पद से? कांग्रेस में शामिल हुए थे ना, उसमें उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। और अपने राजनीतिक विचारों को बढ़ाने के लिए बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कब किया? जनवरी 1942 में बर्लिन में नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। तो देखो सबसे पहला सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी को तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है इसी के जन्म के पे। तो 23 जनवरी 1897 को वर्तमान उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी जानकी बोस एक पेशे से वकील थे। और 1919 में
इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना स्नातक पूरा किया था। स्नातक पूरा करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया था और 1920 में इन्होंने सिविल सर्विस पास किया और देखा कि देश की हमें जरूरत है, तो इन्होंने 1921 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत के स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन किया। फिर 1900 फिर से इन्होंने 38 में तो किया, फिर देखा कि दूसरी अधिवेशन होने वाला था, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में पटामी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया और जब पुनः निर्वाचन हुए, लेकिन जो कांग्रेस का कारणी गठन हुआ ना, तो गांधी जी से थोड़ा मतभेद के कारण कांग्रेस नेतृत्व से ही अलग हो गए और 29 अप्रैल, कब, 29 अप्रैल 1939 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने राजनीतिक विचारों को बढ़ाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और 1942 में बर्लिन में नेताजी आजाद हिंद रेडियो प्रसारण शुरू किया। कब, जनवरी 1942 में, कहा, बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो प्रसारण शुरू किया। बाद में इसका मुख्यालय सिंगापुर और तत्पश्चात रंगून स्थानांतरित किया गया। मार्च 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। ये भी पूछ देता है कि 1942 में टोक्यो में रास रास बिहारी बोस ने इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया और जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और नेताजी फौज को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किए। ठीक है, समझ रहे हो, नियुक्त हुए और फिर आजाद हिंद फौज का अस्तित्व प्रमाणित किया। फिर 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की प्रोविजनल सरकार की गठन की घोषणा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्वतंत्र देशों ने मान्यता भी प्रदान किया। फिर 1944 में आईएनए मुख्यालय रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी को महत्व स्वीकार करते हुए आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट गठन की। इस रेजिमेंट की जो कप्तान थी वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी एवं स्वतंत्रता भारत में महिला और पुरुष अधिकारियों के समान प्रबल थे। इस राजनीतिक गुरु मेंटर देशबंधु चितरंजन दास थे। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको पता है, समझ में आया। देखो सुभाष चंद्र बोस के ये तो बहुत कम फैक्ट है ना, सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे काम किए हैं तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन ये बेसिक फैक्ट है जो इतना तो सबको पता होना चाहिए। और भी जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना समझ में आ गया। तो सुभाष चंद्र बोस के हम लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ लिया। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे, ये पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ। समझा, 2 से 3 नंबर एकदम फिक्स है, पूछा नहीं जाता। देखो सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। कहाँ, कटक, कहाँ, उड़ीसा में। इनके पिता कौन थे, जानकी नाथ बोस। कौन थे, एक वकील थे। 23 जनवरी को इसीलिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। शिक्षा, इन्होंने 1919 में स्कॉट चर्च कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट किया। फिर 1920 में आईसीएस परीक्षा पास किया और 1921 में इन्होंने नौकरी से त्याग दे दिया। बोस का यही मानना था कि सरकार की जो नौकरी करके भारत की आजादी नहीं कराया जा सकता, हम खुद से आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और राजनीति में कूद पड़े, मतलब स्वतंत्रता में। फिर इन्होंने पता है ये जब कांग्रेस में शामिल हुए हो चुके थे, फिर कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की है, हरिपुरा अधिवेशन। कब,
और देखो हरिपुरा अधिवेशन जोर जबरदस्ती नहीं था, कांग्रेस की पूर्ण सर्वसम्मति से ये अध्यक्षता किए थे। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव, पटामी सीतारामैया को हरा दिया था, लेकिन गांधी जी से थोड़ा बना नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोस क्योंकि आक्रमणी थोड़े से ना ये थे। फिर कांग्रेस से अलगाव हो गए, मतलब अलग हो गए। कब? 29 अप्रैल, याद रखना है कब अलग हुए थे। 29 अप्रैल 1939 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी कौन सा बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछ देता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गया तो जनवरी 1942 में इन्होंने टोक्यो में टोक्यो में क्या किए, 1942 में इन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया, जनवरी 1942 में। कहाँ से, सॉरी, जनवरी 1942 से बर्लिन से नेताजी आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। फिर फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक किसकी सहायता से, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस की स्थापना किया था, वही किए थे इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक। ठीक है। बाद में इनका नेतृत्व किसने किए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना मार्च 1942 में टोक्यो में हुआ, किसके द्वारा, रास रास बिहारी बोस के द्वारा। लेकिन बाद में इनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस किए। फिर सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज संभाली। और 1943 में आईए ने, मतलब आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। नारा यही दिए थे ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, समझा। और आजाद हिंद सरकार, देखो फिर इन्होंने क्या किए आगे जाके। आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की है सिंगापुर में। इनमें प्रधानमंत्री मानो तो यही थे, युद्ध नीति सब थे। कई देशों ने इनका सरकार का मान्यता भी दिया था। फिर 1944 में ये आजाद हिंद सरकार का जो हेडक्वार्टर था ना, वो रंगून ट्रांसफर कर दिया गया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काम किए और इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाए थे। पूछ देता है कि महिला का जो रेजिमेंट का नाम था वो क्या था, तो रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है। और कैप्टन कौन थे, कैप्टन भी पूछ देता है, तो कैप्टन जो थे वो थे, कैप्टन जो थे वो लक्ष्मी सहमल थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो काफी विवादास्पद है, मतलब अभी भी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुआ। विवादास्पद है ना, इसलिए एग्जाम में बहुत काम पूछा जाता है ना, बुक में लिखा, कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ बाद में इसको पढ़ते हैं। और